फ्रेंड्स वेलकम ऑन योरपीडिया। और मेरा जो वीडियो है ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट है उसमें जो सिलेबस है इकोनॉमी एंड जो ट्रेड से रिलेटेड है, उसमें एक टॉपिक है आपका नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में सारा डिटेल मैं आपको आज करवा रहा हूँ। उसमें सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड है। नीति आयोग में से वो क्या जानना चाहते हैं, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग कमीशन के साथ नीति आयोग का डिफरेंस, तो सारे के सारा बहुत अच्छे तरीके से कवर्ड है। वही मैं आपको यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। और ये जो योरपीडिया का मॉड्यूल है ये नो नोट्स मेकिंग मॉड्यूल है। आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, मेरा लेक्चर सुनना है। लेक्चर सुनने के बाद डॉक्यूमेंट आपके पास है, उस डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करो। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं वो भी मार्क किए गए हैं। और लास्ट में क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका, ये स्क्रीनिंग है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, वो आपको करने हैं और उसका टेस्ट सीरीज आपका लगाना है। तो दिस वे आप अपना पूरा तैयारी कर सकते हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोजेक्ट मैनेजर का। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये है आपका बीपीएससी का जो प्रोजेक्ट मैनेजर का नोटिफिकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटी जो आपको आई थी। और ये प्रोजेक्ट मैनेजर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका सिलेबस है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का कन्वेंशनल पेपर है वो अलग सिलेबस है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का अलग सिलेबस है। अब इसमें ये आपका पेपर का जो स्टाइल है, इसमें आपका 3 घंटे में जो पेपर है, 3 घंटे के 3 पेपर, जिनमें आपका ये हिंदी है, इंग्लिश है और सामान्य ज्ञान। ये जो आपका 3 घंटे का 200 नंबर का है, हिंदी इंग्लिश 100 नंबर, और ये आपका भी 200 नंबर का पेपर है। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स डर रहे हैं 200 नंबर में, लेकिन आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। और इसके बाद आपका अपना कन्वेंशनल जो आपका टॉपिक है कोर इंजीनियरिंग, वो आप इसमें से ले सकते हैं। तो 19 टॉपिक आपको इसमें दे रखे हैं। अब सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइंड है फ्रेंड्स। तो सिलेबस में जो टॉपिक दिए, जीडीपी, जीएनपी दिया है, तो इसको आप करते चले जाओगे। जब आप करोगे, अगर कोई बीच में टॉपिक छूट गया है तो योरपीडिया के मेंटर आपको करवा देंगे कि जैसे जीडीपी, जीएनपी, अगर इसमें नेशनल इनकम अगर मिसिंग है, नेशनल इनकम भी डालना है तो डाल देंगे उसमें। नीति आयोग में वैसे प्लानिंग कमीशन वर्सेज नीति आयोग, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, स्ट्रक्चर क्या है, नीति आयोग के अचीवमेंट्स क्या हैं, वो सारा किया हुआ है। अब इसको डिटेल में योरपीडिया के मेंटर आपको करवाएंगे, जैसा आज का डॉक्यूमेंट। तो मैंने इसको 3rd टॉपिक को आज कवर किया है। अगर तुम दिन में एक टॉपिक भी कवर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मान के चलो ये सारे जो आपके टॉपिक यहाँ दे रखे हैं इस पार्ट में, आपके पास जो 12 टॉपिक हैं, इन 12 टॉपिक को 15 दिन में किया जा सकता है। स्ट्रांगली मेरे को लगता है 15 दिन काफ़ी हैं इनको करने के लिए। इनमें जो आपको डॉक्यूमेंट आपको बनाना नहीं है, आपको वीडियो तैयार करना है। जैसे नीति आयोग में जो आपको आज लेक्चर करवाने वाला हूँ, अगर इसको आप एक दिन में कर सकते हैं तो इस सारे का सारा आपका 15 दिन में हो जाएगा। और बाकी जो आपके टॉपिक्स हैं उनको आप करें तो अगर इस एग्जाम के लिए आपको 1 महीना भी मिलेगा तो वो मोर देन सफिशिएंट है। बस आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा करते रहें तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। नीति आयोग में ये सिलेबस दे रखा है फ्रेंड्स, बहुत क्लियरली डिफाइंड है। और इसी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नीति आयोग है क्या? फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। और नीति आयोग का जो पुराना अवतार है उसको प्लानिंग कमीशन बोलते हैं। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 2014 में आई, उससे पहले यूपीए गवर्नमेंट थी, कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट। और कांग्रेस जब कंट्री आज़ाद हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लगा, तो उस टाइम से 1950 से ही एक और ऑर्गेनाइजेशन, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल उसको बोल सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था प्लानिंग कमीशन। उस टाइम पे 5 ईयर्स प्लान्स हुआ करती थी और प्लानिंग कमीशन का काम होता था 5 ईयर्स प्लान्स को एग्जीक्यूट करना, बनाना। और प्लानिंग कमीशन हर स्टेट को पैसे भी दिया करता था। 2 तरह का एक्सपेंडिचर होता है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो अगर कोई पर्टिकुलर किसी स्टेट के अंदर कोई रिक्वायरमेंट है, प्लानिंग डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो कितना खर्चा होगा। प्लानिंग कमीशन अंडर प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था उस टाइम। अब नीति आयोग भी प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, लेकिन प्लानिंग कमीशन के हाथ में कुछ फाइनेंशियल पावर्स हुआ करती थी जो स्टेट्स को फंड दिए जाते थे। और जैसे ये गवर्नमेंट चेंज हुई 2014 में, तो इस प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग बना दिया गया। नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि प्लानिंग कमीशन सेंटर ड्रिवन था, टॉप डाउन अप्रोच थी, कि टॉप पे सेंट्रलाइज्ड बॉडी थी प्लानिंग कमीशन और हर स्टेट को फंडिंग दिया जाता था और स्टेट के प्लानिंग प्लान्स को डिसाइड किया जाता था। और ये डेवलपमेंटल प्लान्स होते थे कि कहाँ पे क्या बनाना है, कैसे कुछ करना है। और 5 साल के लिए प्लान बनती थी और उसके खर्चे भी दिए जाते थे। प्लानिंग कमीशन का हमेशा कंपैरिजन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फाइनेंस कमीशन के साथ होता था, जो आर्टिकल 280 के अंदर है। फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट बनाते हैं, जो 5 साल के लिए बनाया जाता है। प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होते थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, और नीति आयोग के भी चेयरमैन जो हैं एक्स ऑफिशियो वो प्राइम मिनिस्टर हैं। जो डिप्टी चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर ही चूज करते हैं। तो प्लानिंग कमीशन वॉज क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर एंड नीति आयोग इज ऑल्सो क्लोज टू प्राइम मिनिस्टर। फाइनेंस कमीशन ऑन द अदर हैंड प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं।
वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 5 साल के लिए बनता है। और फाइनेंस कमीशन का मेन काम है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो फाइनेंस है उसको कैसे डिवाइड करना है, टैक्स की कलेक्शन को कैसे डिवाइड करना है, उसका फॉर्मूला बनाना, समथिंग लाइक दैट। तो प्लानिंग कमीशन का कंपैरिजन फाइनेंस कमीशन के साथ होता था। नीति आयोग का अब जो कंपैरिजन है वो प्लानिंग कमीशन के साथ होता है। नीति आयोग स्टेट्स को पैसे नहीं देता। नीति आयोग बेसिकली जो आजकल नई इनोवेटिव तरीके हैं, कैसे उनको यूज़ किया जाए, गवर्नमेंट को ई गवर्नेंस के लिए कैसे गवर्नमेंट को हेल्प किया जाए, सपोर्ट किया जाए, और भी नीति आयोग बहुत सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। जो गवर्नमेंट की मेन प्लानिंग्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना, इफेक्टिव तरीके से उनको डिज़ाइन करना और उनकी मॉनिटरिंग करना, ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ नीति आयोग को दिया गया है। तो बेसिकली नीति आयोग जो है वो प्राइम मिनिस्टर को एक सपोर्ट सिस्टम है कि आप जो डेवलप करना चाहते हैं कंट्री के अंदर उसको किस तरीके से मॉनिटर किया जाए, किस तरीके से बनाया जाए, कैसे उसकी किया जाए सारे का सारा डिज़ाइन, और नई टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ किया जाए, R&D कैसे की जाए। तो ये बेसिकली नीति आयोग का काम है। अब आज के लेक्चर में हम वही सारा डिस्कस करेंगे। तो ये अपेक्स मतलब सबसे ऊपर एक पब्लिक पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उसका थिंक टैंक है कि पॉलिसीज़ बनानी कैसे हैं। नोडल एजेंसी जो मतलब मेन एजेंसी है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का काम करती है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है। मैंने नीचे एक डायग्राम भी दी हुई है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जैसा नाम में दिख रहा है, कोऑपरेटिव, कॉपरेशन, किसका कॉपरेशन? सेंटर ऑफ स्टेट्स का और स्टेट एंड स्टेट्स का, दो स्टेट्स का कॉपरेशन या स्टेट्स का आपस में कॉपरेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कॉपरेशन मिलके कुछ करना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुनेगी, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होता है कंपटीशन होना। कंपटीशन अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। जैसे दो स्टेट्स के बीच में कंपटीशन होना कि कौन सी स्टेट सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में नंबर 1 आएगी, उस स्टेट ने ये अच्छा काम किया, हम भी ऐसा अच्छा काम करेंगे, दैट इज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो नीति आयोग जो है वो एक मेन पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट का, और एक नोडल एजेंसी है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज बनाने में गवर्नमेंट को हेल्प करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी साथ लेके चलती है और पॉलिसीज मेकिंग में बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती है। टॉप डाउन मॉडल प्लानिंग कमीशन का था, ये बॉटम अप अप्रोच मतलब स्टेट्स की सुनी जाएगी, फिर उनकी बात को टॉप तक ले जाया जाएगा, फिर वहां पे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। टॉप डाउन मॉडल क्या होता था? जैसे सेंटर से ऊपर से कोई डिसीजन आया और स्टेट भी उसको फॉलो करें, वो टॉप डाउन था। 2015 में नीति आयोग एस्टैब्लिश हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही आएंगे। नीति आयोग काउंसिल भी होती है, उस काउंसिल में कौन कौन होते हैं? देखो इसका जो आप स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, फिर उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है, उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। मैं आपको एक स्ट्रक्चर इसका दिखाऊंगा भी। तो चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर हैं, वाइस चेयरपर्सन को प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट करते हैं। प्रेजेंटली सुमन बेरी जी हैं, वो वाइस चेयरमैन है, चेयरपर्सन है। और उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्लानिंग के, वो भी इसके मेंबर होते हैं। फिर 5 इसके कुछ मेंबर, 1 2 3 4 5 परमानेंट मेंबर। VK सरस्वत जो आई थिंक DRDO में थे पहले, सो विनोद के पॉल, ये नाम आपने याद कर लेने कि प्रेजेंटली नीति आयोग के चेयरपर्सन तो एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। साथ में जो मेंबर हैं इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि मेंबर कौन है, उनके नाम क्या हैं। और प्लानिंग कमीशन, बेसिकली मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्लानिंग जो हैं वो तो इसके मेंबर होते ही हैं एक्स ऑफिशियो। और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो इसके स्ट्रक्चर का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है नीति आयोग का, वो देखते हैं। तो ये जो है वो बेसिकली इसके ब्यूरोक्रेट होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब इसकी एक काउंसिल भी है, जैसे मैंने बताया कि ये बॉटम अप मॉडल है, तो इसमें स्टेट्स को भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो सारी जितनी स्टेट्स हैं उनके मुख्यमंत्री, दिल्ली और पुडुचेरी के भी अपने मुख्यमंत्री हैं, आप जानते हैं। तो सारी स्टेट्स के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, और बाकी जितनी यूनियन टेरिटरी बच गई, जैसे आपका चंडीगढ़ बच गया, जो और यूनियन टेरिटरी बच गई, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जो स्टेट्स हैं उनके मुख्यमंत्री, उनके गवर्नर नहीं, उनके मुख्यमंत्री। और जो आपकी 2 स्टेट्स हैं दिल्ली और पुडुचेरी, उसके भी मुख्यमंत्री। और बाकी जो यूनियन टेरिटरीज बच गई उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो इसके नीति आयोग काउंसिल के मेंबर होते हैं। एंड बाकी ऑब्वियसली जो वाइस चेयरमैन वगैरह जो नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर वगैरह से, वो इसके काउंसिल में होते हैं सारे के सारे। तो काउंसिल के अंदर ये सारे के सारे लोग वहाँ पे बैठ के डिस्कस करते हैं। टेम्परेरी मेंबर्स भी सिलेक्ट किए जाते हैं यूनिवर्सिटी से, रिसर्च इंस्टीट्यूट से, वो सारे भी होते हैं। और
ये मैंने आपको बता दिया कि आपके पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं कुछ, लेकिन फुल टाइम मेंबर इंपॉर्टेंट हैं। तो टॉप लीडरशिप में जो आते हैं वो चेयरमैन, जो प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं, और साथ में वाइस चेयरमैन, जिनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। सुमन बैरी जी वाइस चेयरमैन हैं। यूनियन गवर्नमेंट ने 1 जनवरी 2015 को अनाउंस किया कि नीति आयोग बनेगा। इनफैक्ट जब गवर्नमेंट पहली बार बनी थी 2014 में, तो पहला जो लाल किले से एड्रेस था प्राइम मिनिस्टर का कंट्री को 15 अगस्त 2014 को, उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि अब हम नीति आयोग लेके आएंगे, प्लानिंग कमीशन को खत्म कर देंगे। ये हुआ था, और उसके बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया गया, और 8 फरवरी 2015 को पहली मीटिंग हुई थी नीति आयोग की। तो प्रेजेंटली वाइस चेयरमैन के नाम क्या हैं, और एक्स ऑफिशियो मेंबर जो बाई वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन होते हैं, वो होम मिनिस्टर हैं, फिर डिफेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, शिवराज जी चौहान जी हैं। तो ये बेसिकली ये मंत्री जो हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं। और सीईओ सुब्रमण्यम जी होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो उसको देखते हैं सारा ब्यूरोक्रेसी उसका। और ये अभी प्रेजेंटली सारे का सारा आपका सिस्टम है। तो कौन कौन से होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन में? प्राइम मिनिस्टर आगे, गवर्निंग काउंसिल में मैंने आपको बताया ये सारा का सारा गवर्निंग काउंसिल आ गया, एंड आपका जो रीजनल काउंसिल इसमें आगे। अभी जो एक चीज़ इसमें याद रखना आप फ्रेंड्स, कि जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली, इसके बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर का भी अभी इलेक्शंस हुए थे, तो उसमें से जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के वो आएंगे। बाकी दिल्ली के भी मुख्यमंत्री हैं, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं, जम्मू एंड कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिसके अपने मुख्यमंत्री हैं, तो ऑब्वियसली उसके मुख्यमंत्री होंगे, बाकियों के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। रीजनल काउंसिल्स भी होती हैं जिनमें चीफ मिनिस्टर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरीज के, जो रीजनल अपना डिस्कशन करते हैं। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशन में ये फुल टाइम आपके 4 मेंबर फुल टाइम जो मैंने आपको ऊपर दिखाया उनके नाम याद कर लेना, फुल टाइम मेंबर्स हैं। पार्ट टाइम मेंबर्स को भी रखा जाता है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चेयरपर्सन कौन है, वाइस चेयरपर्सन कौन है, फुल टाइम मेंबर्स कौन से हैं, और गवर्निंग काउंसिल में कौन से आते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुल टाइम मेंबर्स में ये थोड़ा सा आप देख लेना, सरस्वत डीआरडीओ चीफ रह चुके हैं पहले, एग्रीकल्चर से रमेश चंद हैं, वीके पॉल पब्लिक हेल्थ से हैं, अरविंद जो है इकोनॉमिस्ट हैं, और राजीव गौबा जो हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं पहले। हिस्ट्री मैंने आपको बता दी इसकी कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके बेसिकली एक जो नीति आयोग बना दिया गया, और यूनियन कैबिनेट ने प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप कर दिया और एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के साथ रिप्लेस कर दिया, जो बाद में 1 जनवरी को नीति आयोग बन गया। तो नीति आयोग कब बना था? 1 जनवरी 2015 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये डेट डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में कि कब नीति आयोग बना था। अब थोड़ा सा इस वीडियो को रोकूंगा, और ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखो। टॉप पे चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमेशा, सुमन बैरी जी वाइस चेयरपर्सन हैं, और राव इंद्रजीत सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्लानिंग है, और इनका स्टेटस भी कैबिनेट से मिनिस्टर के इक्वलेंट होता है जो चेयरपर्सन होते हैं। और ये आपके मिनिस्टर हैं जो इसके एक बेसिकली प्लानिंग मेंबर होते हैं, प्लानिंग मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्लानिंग। और ये सारे मेंबर आ गए, उसके नीचे मेंबर आ गए, थोड़ा हायरार्की भी दिख रही है, ये इसके इक्वलेंट आ जाएंगे, ये प्राइम मिनिस्टर हैं, ये फिर मेंबर हैं, और नीचे सुब्रमण्यम जो चीफ एग्जीक्यूटिव है। सो ये मेन जो आपके डिसीजन मेकर हैं वो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये रेगुलरली इन्वॉल्व होते हैं, और ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही ये सारे का सारा आपका नीति आयोग का सारा डिपार्टमेंट आता है। अब फंक्शन देखो क्या है नीति आयोग के। मैंने आपको बताया कि मेन पॉलिसी थिंक टैंक है, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को ये प्रमोट करता है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज़ बनानी, जो प्रोग्राम्स हैं वो कैसे चल रहे हैं उनको देखना, इनोवेशन एंड रिसर्च का बेसिकली प्रमोट करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, कोऑर्डिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाना, और पॉलिसी मेकिंग वगैरह की तरफ करना। तो ये मेन फंक्शंस हैं जो नीति आयोग का ये काम है। इवेंचुअली फंडिंग देना स्टेट्स को वो नहीं है जो प्लानिंग कमीशन के टाइम पे होता था। तो की फंक्शंस को अगर मैं हेडिंग्स में देखूं तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन, लॉन्ग टर्म सेक्टर वाइज पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाना, सो दैट इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, कि कोई भी पॉलिसी जैसे गवर्नमेंट के जो मेन प्रोग्राम्स होते हैं, मेक इन इंडिया हुआ या आत्मनिर्भर भारत हुआ, या जो भी मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के, तो प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग का नीति बेसिकली पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड है, तो उनका ओपिनियन जरूर लिया जाता है। तो लॉन्ग टर्म या स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन ये उसका मेन काम।
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मैंने आपको बता दिया, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोऑपरेशन करवाना। और कोऑपरेशन का एक बहुत बड़ा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि ऐसी पॉलिसीज जैसे मान लो मेक इन इंडिया है। अब मेक इन इंडिया गवर्नमेंट का अगर प्रोग्राम है तो चलेगा तो स्टेट्स के अंदर, वो तो स्टेट्स को कैसे हेल्प करना, उसमें स्टेट्स का कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करना कि वो उस चीज़ को इंप्लीमेंट कर सकें। मॉनिटर करना और इवेल्युएट करना, कोई भी जो प्रोग्राम पॉलिसी चल रही है वो उसका देखना इम्प्लीमेंटेशन कैसा चल रहा है, इंप्रूव उसको करना, मॉनिटरिंग इवेल्युएशन भी इसका फंक्शन है। नॉलेज हब और रिसर्च करवाना, देखो डाटा कलेक्ट करना और डाटा के बेस पे पॉलिसी बनाना, पॉलिसीज को देखना ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, तो मॉनिटरिंग इवेल्युएशन वो सारे का सारा डाटा कलेक्शन रिसर्च उस पर ये भी इसका काम है। एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को प्रमोट करना, टेक्नोलॉजी इनोवेशन अडॉप्ट करवाना, फिर इकोसिस्टम बनाना एंटरप्रेन्योरशिप का, वो भी यहीं पे काम है। कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे गाइडेंस देना, टेक्निकल असिस्टेंस देना, ट्रेनिंग देना हर लेवल पे, सो दैट कैपेसिटी बिल्डिंग हो। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब कि क्या तुम्हारे पास कैपेसिटी है चीज़ों को करने का, मूव करने का, वो कैपेसिटी है तुम्हारे पास, तो उस कैपेसिटी बिल्डिंग को यहाँ पे करना। इंटरनेशनल एंगेजमेंट करना, जैसे डायलॉग एंड कोलैबोरेट करना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। अब इंडिया अगर कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाह रहा है तो कोलैबोरेशन भी जरूरी है, तो इंटरनेशनल लेवल पे उसको कोलैबोरेट करना वो भी एक काम है। डाटा मैनेज करना, डाटा साइंस बहुत बड़ा डोमेन है, आपको कोई भी चीज़ करनी है तो उसके लिए डाटा इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी बनाने में डाटा का बहुत बड़ा रोल है। तो रेलिवेंट डाटा इकट्ठा करना, उसको एनालिसिस करना, उसके बेस पे डिसीजन लेना, ये भी बेसिकली इसी का काम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो पेरिस एग्रीमेंट में 2015 में एग्री किया था कि 2030 तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कंप्लीट करेंगे, उसमें कहाँ तक हमारा काम हुआ है। और नीति आयोग नेशनल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड एक इंडेक्स भी निकालता है जिसको हम नीचे डिस्कस करेंगे, और उसमें यह बताया जाता है कि हर स्टेट अपने पार्ट पे कितना काम कर रही है। तो जैसे इंटरनेशनल लेवल पे किस कंट्री ने कितना नेशनली डिटरमिन्ड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या कंट्रीब्यूशंस कितनी है, एनडीसी बोलते हैं उसको, वो नेशनल लेवल पे कितना किया कि जितने भी कंट्रीज हैं उनमें कौन कंट्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की डायरेक्शन में अच्छा काम कर रही है। स्टेट कंट्री के लेवल पे हर स्टेट जो करती है वो नीति आयोग देखता है, तो किस स्टेट ने कितना इस डायरेक्शन में काम किया उसके लिए एक इंडेक्स है। तो नीति आयोग कुछ इंडेक्स भी निकालता है जिसका आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये इसके फंक्शंस हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एक नेशनल डेवलपमेंट के लिए एक विजन क्रिएट करना, फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना, क्रेडिबल प्लान्स विलेज लेवल पे बनाना, उसको हायर लेवल तक लेते जाना। बॉटम अप अप्रोच वही है कि विलेज लेवल से स्टार्ट करो और नेशनल लेवल तक बताओ कि क्या करना है। इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज बनाना और पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना, नेशनल सिक्योरिटी की डायरेक्शन में आपको पॉलिसीज बनाना, और ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनको रिक्वायरमेंट है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, उस पर फोकस करना, स्ट्रेटेजी एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाना। और जो अलग अलग स्टेक होल्डर हैं, स्टेक होल्डर डेवलपमेंट में क्या होते हैं, लोग होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट होती हैं, प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं। तो किसी भी कंट्री में डेवलपमेंट में सारे स्टेक होल्डर होते हैं, पब्लिक बॉडीज, गवर्नमेंट बॉडीज, लोग, सिटीजन्स, फिर आपके ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारे स्टेक होल्डर होते हैं। तो उन सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में उनको पार्टनरशिप डेवलप करना, नॉलेज इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना, और कोलैबोरेटिव कम्युनिटी बनाना नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। इम्प्लीमेंटेशन, डेवलपमेंट एजेंडा का इम्प्लीमेंटेशन करना, स्टेट ऑफ आर्ट रिसोर्स सेंटर क्रिएट करना, रिसर्च की रिपोजिटरी बनाना, और गुड गवर्नेंस की प्लानिंग्स को आगे लेके जाना। आप जानते हो ये गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जब आई तो 2015 में डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया गया। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का पर्पस था कि डिजिटल टेक्नोलॉजी का या इंटरनेट का यूज करना गुड गवर्नेंस के लिए, जिसको ई गवर्नेंस बोलते हैं। तो गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, ये सारे के सारे जो आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके सारे गवर्नमेंट की गवर्नेंस को प्रमोट करने से रिलेटेड डिसीजन है वो नीति आयोग में लिए जाते हैं, ये भी उसका काम है। क्योंकि आपका जो पेपर है ऑब्जेक्टिव टाइप है फ्रेंड्स, तो नथिंग टू वरी, अगर आपको समझ आ गया टॉपिक तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लोगे, जिसका क्वेश्चन बैंक लास्ट में दिया हुआ है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये टर्म जो मैंने हेडलाइन अंडरलाइन की है ना टर्म्स, इन टर्म्स पे फोकस करना आप,
और इन्हीं से आपको वहाँ पे पता लग जाएगा कैसे आपने करना है। तो नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा बनाया और उसको एग्जीक्यूट किया, फिर मॉनिटर किया। तो पहले तो पॉलिसी बनाने के लिए जो डाटा चाहिए उसको इकट्ठा किया, एक रिपोजिटरी बना, उस डाटा को इकट्ठा करके पॉलिसी बनाया, R&D किया, फिर पॉलिसी बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प किया, विलेज लेवल तक, स्टेट लेवल तक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद देखा कि क्या इम्प्लीमेंट ठीक हो रहा है, उसको मॉनिटर किया, इवेल्युएट किया, फिर फीडबैक दी, फिर चेंजेस करनी है तो चेंजेस की। तो ये सारा काम नीति आयोग करता है। अब मेन इनिशिएटिव अगर देखे जाएं कि नीति आयोग ने इनिशिएटिव लिए क्या क्या है, ऐसे बहुत से इनिशिएटिव हैं। जो मेन इनिशिएटिव है मिशन लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है आजकल। एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसको बोलते हैं। उसका एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था 26, ये हुआ था 2021 में, कोविड के बाद, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री ग्लासगो गए थे जो यूके में है, और वहाँ पे उन्होंने एक टर्म दी थी लाइफ। इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, कि अपनी लाइफस्टाइल हमें ऐसी रखनी चाहिए कि जो एनवायरनमेंट जिससे डिग्रेड ना हो, कि इंडिविजुअल को अपना लाइफस्टाइल ऐसा बनाना है कि वो एनवायरनमेंट को डिग्रेड ना करे। क्योंकि आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसमें जब डेवलपमेंट करो तो एनवायरनमेंट आपका डिग्रेड ना हो। तो लाइफ जो टर्म दी थी वो प्राइम मिनिस्टर ने दी थी। कहाँ पे दी थी? कॉन्फ्रेंस 26 में दी थी। कब हुई थी ये? 2021 में हुई थी। कहाँ? ग्लासगो में हुई थी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला था कि नेट जीरो कार्बन हम 2070 तक अचीव करेंगे। तो ये वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और ये एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है। तो उन्होंने एक मिशन लाइफ दिया था, जिसमें इंडिविजुअल लेवल पे बिहेवियर हमें ऐसा रखना है कि हम ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन को देखें कि कैसे करना है। इसमें हमने बात की थी सर्कुलर इकोनॉमी की। यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमी की जगह हम सर्कुलर इकोनॉमी यूज करेंगे, कि हम कोई चीज को यूज एंड थ्रो कर देते हैं, तो थ्रो करने से पहले उसको दोबारा रीयूज करें, उसको सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं। कि कोई भी चीज अगर वेस्ट कर रहे हैं उसको वेस्ट ना करो, उसको दोबारा से रीयूज कर लो, रीफर्बिश कर लो, रिसाइकल कर लो, उसको सर्कुलर इकोनॉमी बोलते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हमें वैसा करना है। और ये बेसिकली इंडिविजुअल को बताता है कि आपने डेली किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना है। तो लाइफ जो है वो बेसिकली जो अपना इंडिविजुअल लोग हैं उनको बताता है कि आपने PPP मोड पे काम करना है, प्लेनेट पीपल प्रो प्लेनेट पीपल। दैट मीन्स ऐसा लोगों का बिहेवियर हो कि प्रो प्लेनेट हो, हम अपने प्लेनेट अर्थ को खराब ना करें। तो प्रो प्लेनेट पीपल, कि लोग जो हों वो प्रो मतलब सपोर्ट करें प्लेनेट को। तो P3 कम्युनिटी हमें बेसिकली रखनी है, जिसको इन्वायरमेंटली फ्रेंडली लाइफस्टाइल बोलते हैं। तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरमेंटल फ्रेंडली लाइफस्टाइल, और वो P3 कम्युनिटी उसी से रिलेटेड एक टर्म है, राइट। फिर अप्रोच क्या है लाइफ कैंपेन की? इंडिविजुअल बिहेवियर, मेक लाइफ अ मास मूवमेंट, जन आंदोलन स्टार्ट करना है कि आपको अपना बिहेवियर प्रो प्लेनेट करना है, आपको को क्रिएट ग्लोबली करना है, बेस्ट माइंड ऑफ द वर्ल्ड इकट्ठे आएंगे, सोचेंगे और देखेंगे कैसे आइडिया पे वर्क करना है, लोकल कल्चर्स का बिलीव्स का यूज करना है, और इसमें इंडिविजुअल एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में अगर देखा जाएगा तो कार्बन फुटप्रिंट जो है इंडिया में, तो कार्बन फुटप्रिंट जो है इंडिया में वो 0.56 टन है पर ईयर। ये कि बेसिकली एक साल में एक इंडिविजुअल कितना कार्बन बर्न कर देता है, 0.56 टन पर ईयर कार्बन फुटप्रिंट है, कि हम एक साल में कितना कार्बन बर्न कर देते हैं। और ग्लोबली कितना है? 4 टन। तो कम है, काफ़ी कम है, लेकिन इसको और भी रिड्यूस किया जा सकता है। तो इंडिविजुअल बिहेवियर, जन आंदोलन लाने की जरूरत है कि इंडिविजुअल बिहेवियर ऐसा बनाया जाए कि वो प्रो प्लेनेट हो, प्लेनेट के अगेंस्ट ना हो, प्लेनेट की फेवर में वैसा बनाया जाए। इसको लाइफ बोलते हैं। फिर NDAP क्या है? फुल फॉर्म जरूर याद रखना है, नेशनल डाटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म। तो इंडियन गवर्नमेंट का जितना भी डाटा है, बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का जो डाटा है उसका यूज़ किया जाए, उसको एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाए, और जितना भी गवर्नमेंट का अपना इंफॉर्मेशन बेस है उसका यूज़ किया जाए। और डाटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म जो नीति आयोग का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, जिससे एक्सेस एंड यूज़ गवर्नमेंट डाटा का बढ़ता है। बस आपने इतना याद रखना कि NDAP का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डाटा एंड एनालिटिकल प्लेटफॉर्म। और नीति आयोग ये चाहता है कि गवर्नमेंट के पास जो डाटा है उसको एक्सेस करवाया जाए और उसका यूज़ किया जाए। और ये वेब प्लेटफॉर्म है जहाँ पे
बेसिकली बहुत सा इंफॉर्मेशन, वास्ट स्टैटिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप जो नीति आयोग है उसने ये ओपन कर दिया है पब्लिक को, पब्लिक अपना उसको यूज कर सकती है, तो पब्लिक उस डाटा का यूज करें। शून्य कैंपेन, शून्य कैंपेन क्या है, वो एयर क्वालिटी इंडिया में उसको बढ़ाने से रिलेटेड है। तो टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी, एक एक टर्म आपने याद रखना होता है, ये भी नीति आयोग का रिसेंट एक वो है कि एयर क्वालिटी बढ़ानी है इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करके। बस इतना सा इन्फॉर्मेशन कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूज से रिलेटेड है शून्य कैंपेन। और एमिशन जो है कमर्शियल, पैसेंजर और अर्बन जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उससे जो आता है एमिशन उसको रिड्यूस करके इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन को प्रमोट करना। जो लीडिंग इंडस्ट्री प्लेयर हैं उनके साथ मिलकर नीति आयोग पार्टनरशिप में ये काम करती है। अब ई अमृत क्या है? ई अमृत एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है फॉर ऑल इंफॉर्मेशन ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ई अमृत उसी को बोलते हैं, सो दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट किया जा सके। और नीति आयोग ने इस चीज़ को डेवलप किया है। और यूके इंडिया ज्वाइंट रोड मैप 2030, अभी आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम गए थे, वहाँ पे बहुत सा हमारा डॉक्यूमेंट साइन हुआ है। तो ई अमृत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूज से रिलेटेड एक को आपका मॉड्यूल है, एक बेसिकली प्रोग्राम है। और यूके और इंडिया के ज्वाइंट रोड मैप के लिए इसको बनाया गया है। तो इसमें अवेयरनेस जनरेट करना इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, लोगों को बताना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट हो जाओ। और उससे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर फेम और पीएलआई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के, जो मैं आपको अलग से कभी करवाऊंगा। लेकिन अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की डायरेक्शन में गवर्नमेंट ने प्रोग्राम इनिशिएट किया है वो ई अमृत है, लेटेस्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और उसमें भी नीति आयोग काफ़ी इनिशिएटिव लेता है। बेसिकली ये प्रोग्राम जो करवा रहा है वो नीति आयोग इसमें इन्वॉल्व है। ई अमृत, इसमें बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को अडॉप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो कंज्यूमर का परसेप्शन चेंज करना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छा है, उसको यूज़ करना स्टार्ट करो। मिथेनॉल इकोनॉमी, आप जानते हो कि इथेनॉल, मिथेनॉल पेट्रोल और डीजल में मिक्स करके बेचा जाए, ये गवर्नमेंट चाहती है, सो दैट पेट्रोल की कॉस्ट को कम किया जा सके और मे बी अपने मिथेनॉल इथेनॉल इंडस्ट्री को ग्रोथ मिल सके। तो मिथेनॉल जो है लो कार्बन हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल है, जो बेसिकली ऐश कोल एग्रीकल्चर से बनाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो थर्मल पावर प्लांट्स में नेचुरल गैसेज होती हैं उसको यूज़ किया जाता है। तो मिथेनॉल ये होता है आपका। और अगर इंडिया अपना जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में जो इंडिया ने प्लेज किया था कि हम अपना रिड्यूस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बर्निंग, तो मिथेनॉल वगैरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मिथेनॉल का यूज़ कर सकते हैं। इसमें इस फ्यूल में आपका कार्बन कम होता है। अब नीति आयोग ने जो मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम है वो इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल को रिड्यूस करना, ग्रीन हाउस गैस को बेसिकली रिड्यूस करने के डायरेक्शन में मिथेनॉल इकोनॉमी का सारे का सारा प्रोसेस इनिशिएट की है। नो डाउट पेट्रोल और डीजल से मिथेनॉल में एनर्जी कंटेंट कम होता है, लेकिन ये दोनों को रिप्लेस कर सकता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए। एनर्जी सेक्टर में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। तो 15% मिथेनॉल जो है गैसोलीन के साथ मिक्स करके और उतना फिर आप गैसोलीन या क्रूड ऑयल को रिड्यूस कर सकते हैं। तो मिथेनॉल कितना ब्लेंड किया जा सकता है? 15% तक मिथेनॉल को हम गैसोलीन के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। अब इथेनॉल की बात आती है, इथेनॉल में बाद में आपको कभी डिस्कस करूंगा, लेकिन मिथेनॉल जो फ्यूल है वो नीति आयोग ने ही उसको स्टार्ट किया था। और ग्रीन हाउस गैसेज में जिनमें NOx, SOx जो एसिड रेन में मेन कंपोनेंट होता है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक ऑक्साइड्स, तो NOx, SOx जो है वो इवेंचुअली सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं जो एसिड रेन होती है। तो इन दोनों को भी रिड्यूस किया जा सकता है अगर आप मिथेनॉल उसमें डालो। तो मिथेनॉल डालने से क्या फायदा होगा? एक तो क्रूड ऑयल का कॉस्ट कम हो जाएगा जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हो, दूसरा ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन भी रिड्यूस हो जाएगा और जॉब जो क्रिएट होंगी वो अलग। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि इससे एक बेनिफिट होगा। एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी नीति आयोग का था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया था 2018 में, और इसका पर्पज़ ये था कि जो इंडिया के अंदर 112 सबसे कम डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको डेवलप करना। और इसमें कन्वर्जेंस था, सेंटर और स्टेट कोलैबोरेट करेंगे, आपस में कन्वर्ज करेंगे, compete करेंगे एक दूसरे के साथ और अच्छे डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप करेंगे। और स्टेट्स इसमें मेन रोल प्ले करेंगी और डिस्ट्रिक्ट्स को रैंकिंग भी दिया जाएगा। और 49 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जो 5 सोशो इकोनॉमिक थीम्स हैं, जैसे हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड थीम है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर वाटर रिसोर्स है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट है और इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये 5 जो आपके ब्रॉड थीम है,
इन 5 में बांटा हुआ है 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को। तो इसमें एक आ गया हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, दूसरा एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन 5 कैटेगरीज में 49 को बांटा हुआ है और फिर डिस्ट्रिक्ट्स को कंपैरिजन किया जाएगा। जो लिविंग स्टैंडर्ड है सिटीजन्स का उसको बढ़ाना है, और इंक्लूसिव, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये बेसिकली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का एक मेन थीम था जिसको ये नीति आयोग फॉलो करवाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ये लेक्चर मेरा सुनो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये हमें पढ़ना है। डॉक्यूमेंट तो है आपके पास, फिर उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा और सबसे इंपॉर्टेंट फिर उस पर क्वेश्चन लगाना आपने स्टार्ट कर दिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लोकल लेवल पे मीट करना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का मेन थीम था। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और नीति आयोग का कहां पे लिंक है? तो नोडल इंस्टीट्यूट है इंडिया का नीति आयोग, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना चाहता है। मैंने आपको बताया 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट हुआ था एनवायरनमेंट का लेके। उसमें 17 गोल्स है जिनके नाम आप थोड़ा सा देख लेना। तो इन 17 गोल्स को अचीव करना है कंट्री ने 2030 तक। तो SDG कितने हैं? 17। उनको कब तक अचीव करना है? 2030 तक। क्या ये कंपलसरी है, बाइंडिंग है? नहीं। तो हर कंट्री अपने हिसाब से इसको करेगी, जिसको नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, कि हर कंट्री अपना उसको नेशनली मैं डिटरमिन करूंगा कि मैंने कितना कंट्रीब्यूट करना है और कैसे अचीव करना है। तो नीति आयोग इंडिया में वो ऑर्गेनाइजेशन है, नोडल एजेंसी, जो इसके अचीवमेंट से काम, इससे रिलेटेड काम करते हैं। और उसमें स्पिरिट, कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की है। बताया मैंने आपको दोनों टर्म्स क्या होती हैं, तो वो उसको यूज करवाती है। कुछ इंडेक्स निकालती है, जैसे SDG इंडिया इंडेक्स, इसमें स्टेट्स को कंपेयर किया जाता है। नॉर्थ ईस्ट रीजनल डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये इंडेक्स नीति आयोग रिलीज करती है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा इंडेक्स नीति आयोग रिलीज करती है। तो परफॉर्मेंस हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी की देखी जाती है। तो हर इंडेक्स का जो क्या काम है वो यहाँ पे मेंशन है कि कैसे कैसे वो सारे के सारे को उसको अचीव किया जाता है। ये देखो, कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को समझने का एक तरीका। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सेंटर स्टेट, स्टेट स्टेट के बीच में भाईचारा, और कॉम्पिटिटिव की हमें एक दूसरे से सीखना है, एक दूसरे से आगे रहना है। ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव वे में बेसिकली आपने लर्न करना है। नॉर्थ ईस्ट का जो फोरम है उसके बारे में भी फिर के नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए एक फोरम बनाया गया। और एक प्रोजेक्ट है आपका जिसको प्रोजेक्ट साथी बोलते हैं। SATH स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन, SATHE। तो इसका फुल फॉर्म फ्रेंड्स याद कर लेना क्या है। कब लॉन्च हुआ? 2017 में लॉन्च हुआ। और पर्पस क्या है कि हमें 3 रोल मॉडल स्टेट्स बनानी है हायर स्कूल एजुकेशन के डायरेक्शन में। तो 3 रोल मॉडल स्टेट्स बनाओ जो स्कूल एजुकेशन को बता सकें कि हाँ इस स्टेट में ऐसा एजुकेशन है। तो उसके लिए चूज किया गया झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो ये कब, कितनी स्टेट्स हैं इसमें, और क्या साथी का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, तो आपको इसमें आइडिया होना चाहिए, राइट। अब अचीवमेंट्स क्या हैं इस प्रोजेक्ट की? लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम, वर्कबुक सपोर्ट, 2.3 करोड़ स्टूडेंट्स के ऊपर ये इंप्लीमेंट किया गया। एकेडमिक मॉनिटरिंग, स्कूल और स्टूडेंट्स की इंस्पेक्शंस हुए। कंप्रीहेंसिव रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए। मल्टीपल राउंड ऑफ टीचर ट्रेनिंग हुआ। मध्य प्रदेश में ये अचीवमेंट, उड़ीसा में ये अचीवमेंट, झारखंड में ये अचीवमेंट। अब इसमें ध्यान से देखना, मध्य प्रदेश में 30% स्टूडेंट्स ये जो अचीवमेंट है, तो दक्षता उन्नयन ये प्रोग्राम मध्य प्रदेश में है जिसने इस चीज को अचीव किया। साथ ही में जो टारगेट थे उनको अचीव करने के लिए ये मध्य प्रदेश में प्रोग्राम चला। उड़ीसा में उज्जवल उत्थान चला और झारखंड में ज्ञान सेतु चला। तो इन तीनों स्टेट्स ने क्या अचीव किया साथ ही प्रोजेक्ट में, और साथ ही प्रोजेक्ट को जो मेन सपोर्ट सिस्टम दिया वो दिया आपका नीति आयोग ने। तो इस बेसिकली जब कोविड-19 पेंडेमिक आया तो साथी ने DG7 को अडॉप्ट किया और बेसिकली डिजिटल मीडियम के थ्रू एजुकेशन दिया। अटल इनोवेशन मिशन एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है नीति आयोग का, और ये है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना कंट्री के अंदर, जिसमें स्कूल स्टूडेंट्स भी हों। और ये अटल इनोवेशन मिशन स्टार्ट हुआ था 2016 में, और ये लॉन्च किया गया था कि इंडिया में एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को डेवलप करना है। हमने इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना है। उसी के लिए स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब्स इनको डेवलप किया गया। स्कूल्स को टिंकरिंग लैब्स दी गई जिनमें स्कूल के स्टूडेंट्स को बोला गया कि आप टिंकरिंग करो, मतलब आप जो आपको मशीनें दी जाएंगी, टूल्स डिवाइसेस दी जाएंगी, जैसे रोबोट दे दिया अगर सपोज, या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का एक आपका
मशीन दे दी तो स्टूडेंट्स उसको टिंकरिंग करेंगे, उसको लर्न करेंगे। लर्निंग वाइल प्लेइंग विद टूल्स और डिवाइसेस, कि आप कोई आपको टूल अगर मैं दे दूं और उसको आप तोड़ो जोड़ो, आप कनेक्ट करो, आप सेंसर्स को यूज़ करो, ऐसा टिंकरिंग लैब, सो दैट बच्चों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के लिए इनोवेशन आए, इंटरेस्ट पैदा हो। अटल इंक्यूबेशन सेंटर वगैरह ये सारे आए। नीति आयोग का फीचर्स क्या हैं? स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर डेवलप करना चाहता है नीति आयोग, और नेसेसरी जो नॉलेज और स्किल है उसको बेसिकली उसमें यूज़ करना चाहता है, राइट। और अटैच्ड ऑफिस भी हैं इसमें, अटल इनोवेशन मिशन वगैरह के लिए जो सारी की सारी चीज़ें होनी हैं तो उसमें बेसिकली ये सारा यूज़ होता है। तो 4 मेन हेड हैं नीति आयोग के काम करने के: पॉलिसी बनाना, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, थिंक टैंक, नॉलेज इनोवेशन हब। अगर आप देखोगे नीति आयोग जितने भी काम करता है तो इन 4 कैटेगरीज में कहीं ना कहीं आप उसको डाल सकते हो। अचीवमेंट्स नीति आयोग की क्या रही हैं? तो ऑब्वियसली जो की अचीवमेंट्स नीति आयोग की हैं कि कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट किया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए जो इंडेक्स एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिलीज करता है तो वो स्टेट्स में कंपटीशन प्रमोट करता है, बैकवर्ड एरियाज़ के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के थ्रू बैकवर्ड एरियाज़ को प्रमोशन उनका डेवलप करना, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, डिजिटल डाटा ड्रिवन गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव जितने भी हैं उनको प्रमोट करना, सेक्टरल प्रोग्रेस, एग्रीकल्चर, हेल्थ, पोषण अभियान, अलग अलग सेक्टर में डेवलपमेंट से रिलेटेड अचीवमेंट, प्लानिंग और पॉलिसी एडवाइस देना, बॉटम अप अप्रोच है इसका, ये सारे का सारा। अब जो अलग अलग इनिशिएटिव है उनको अगर मैं समरी आपको दूं, वैसे तो हमने डिस्कस किए ऊपर, समरी दूं तो ये मेन आपने इनिशिएटिव याद रखने हैं: अटल इनोवेशन मिशन, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा नीति आयोग का है, कौन सा नहीं है। इंडिसेस ये हैं। तो ये सारे के सारे हमने जो डिस्कस किए उसको मैंने, अगर कुछ मिस हो गया तो यहाँ पे जोट डाउन कर दिया। अब एक जो इंडेक्स एसडीजी इंडेक्स है वो ये है। तो स्टेट और यूनियन टेरिटरी की जो प्रोग्रेस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड, उनको ये इंडेक्स जो है वो कंपेयर करता है, और इसमें 100 इंडिकेटर हैं जिनके लेवल पे इसको कंपेयर किया जाता है। तो कुछ फ्रंट रनर स्टेट्स होती हैं, कुछ एस्पिरेंट और अचीवर कैटेगरीज होती हैं। केरला और उत्तराखंड जो है वो टॉप परफॉर्मिंग फ्रंट रनर स्टेट्स आई हैं इस साल 2023-24 में। 24-25 का इंडेक्स अभी आया नहीं है, और इनको 79 पॉइंट्स मिले हैं। और स्टेट्स को ग्रुप किया जाता है एस्पिरेंट, परफॉर्मेंट, फ्रंट रनर, अचीवर। एस्पिरेंट, परफॉर्मर, फ्रंट रनर और अचीवर कैटेगरी में आते हैं, और ये कुछ की पैरामीटर्स हैं उसके। अब मैं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने 17 उनका एक डॉक्यूमेंट दे रहा हूं, और साथ में किस कैटेगरी ग्रुप में डाला जा सकता है। 6 ग्रुप बना रखे हैं इसमें। 6 ग्रुप में नंबर 1 पॉवर्टी है, नंबर 2 आपका हंगर है, 10 नंबर इनइक्वालिटी है। वो एक ग्रुप है जो पॉवर्टी, हंगर, इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। ग्रुप 2 आपका हेल्थ, वाटर, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड है। ग्रुप आपका 3 जो डिसेंट वर्क से रिलेटेड, इंडस्ट्री इनोवेशन से रिलेटेड, पीस, जस्टिस, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। तो ऐसे अलग अलग ग्रुप में बांटे हुए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, जो एक जैसा लगती हैं चीजें उनको एक ग्रुप में डाल दिया जाए। प्लानिंग कमीशन फ्रेंड्स 1950 में बनाया था, और इंडिया की 5 ईयर प्लान्स को देखने के लिए इसको बनाया गया था। और इसको पार्लियामेंट ने नहीं बनाया था, इसको कैबिनेट मिनिस्टर्स, बेसिकली कैबिनेट ने बनाया था। इंडिया की मिनिस्टर्स ने खुद बना दिया कि प्लानिंग कमीशन बनाना है। उसके भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। और प्लानिंग कमीशन जो था वो एक मेन बॉडी थी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थी, नॉन स्टैट्यूटरी थी, मतलब बाई लॉ से नहीं बनी थी। प्लानिंग कमीशन को कैबिनेट डिसीजन से बनाया गया था, और 2015 में नीति आयोग बना। तो की एस्पेक्ट्स क्या हैं कि जो अगर देखोगे आप प्लानिंग कमीशन, उसके भी की एस्पेक्ट्स सेम ही थे। इसके फंक्शन यही होते थे कि रिसोर्स देखने कहाँ पे हैं, 5 ईयर प्लान्स बनाना और डेवलपमेंट प्रायोरिटीज फिक्स करना, रिसोर्स एलोकेट करना, मॉनिटरिंग करना और एडवाइस करना। और एक्स ऑफिशियो प्लानिंग कमीशन के भी जो थे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, और इसको रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से। अब मैं आपको इनके की डिफरेंस जो आपके सिलेबस में मेंशन है। प्लानिंग कमीशन सेंट्रलाइज्ड बॉडी था, इसका सेंटर के पास बहुत ज़्यादा पावर होती थी, और उस टाइम पे इसकी रिक्वायरमेंट थी। सेंटर स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी था, रिसोर्स लिमिटेड थे, और वही रिसोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को देती थी। उसके 5 ईयर प्लान्स में टॉप डाउन हो गया, और जो स्टेट्स थी उनका बहुत ज़्यादा से नहीं था।
नीति आयोग बेसिकली ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, पार्टिसिपेटिव है और नॉलेज ड्रिवन मॉडल है। नीति आयोग बहुत से डाटा लेके उसके ऊपर काम करता है। ये पॉलिसी थिंक टैंक है, एडवाइज, मॉनिटर, इनोवेट करना, इसके कुछ काम हैं जो नीति आयोग के हैं। अब मैं आपको एक टेबल दे रहा हूँ फ्रेंड्स, जो नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बीच का डिफरेंस है। कब बना था, सेंट्रलाइज था, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे है नीति आयोग। ये 5 ईयर प्लान्स की बात करता था, 5 ईयर प्लान्स की बात नहीं होती। फंड इसके एलोकेट करना काम था, इसके पास कोई फंड नहीं होता, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है। और ये बेसिकली आपका कंसल्टेटिव बॉडी है, वो कोलैबोरेटिव बॉडी है। तो ये आपका डिफरेंस होता था। तो प्लानिंग कमीशन थोड़ा हायरार्किकल और रिजिड स्ट्रक्चर था, ये आपका फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। फिर ये फ्रेंड्स मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये बहुत से क्वेश्चंस हैं, जितना भी हमने नीति आयोग किया ये क्वेश्चंस आप लगा लेना, और साथ में जो क्वेश्चन बैंक आपको दिया जाएगा आप उसको भी रिवाइज करना। तो ये 30-40 मिनट का जो मेरा लेक्चर है, अगर आपने पूरी तरह से सुन लिया, फिर ये डॉक्यूमेंट लो, तो आपको नीति आयोग अच्छा तरह से तैयार हो जाएगा। और क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है आपका, तो आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे, उस क्वेश्चंस को भी ढंग से कर लेना, तो आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। थैंक यू।